तो क्या हाल-चाल डेवलपर्स? हाँ, मैं पता है मैं फिर तो आया हूँ लेकिन पिछली वीडियो से लगभग 10 दिन बाद इस वीडियो को डाल रहा हूँ। ये लेट हो जा रहा है क्योंकि कुछ काम है, पर्सनल रीज़न है, तो उस वजह से लेट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे कौन सी भी व्यूज़ ही आ रही है वीडियोज़ पे। हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, खैर इसको जाने दो। तो इस वीडियो में हम सॉलिड प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और सॉलिड प्रिंसिपल्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम सिस्टम डिज़ाइन बोल रहे हैं यार, जो कोड लिखते हैं ना, तो हमें ज़ाहिर-सी बात है कोड को हमें मेंटेनेबल, स्केलेबल, रीयूजेबल सब कुछ बनाना है। और हाँ, लूज़ कपलिंग भी हमारी क कोड में ज़रूरी है। एक क्लास दूसरे क्लास या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, बहुत लूज़ली कपल्ड हो, ताकि अगर एक में कुछ चेंज हो, कुछ भी हो, तो उससे ज़्यादा किसी को फ़र्क ना पड़े। ऐसा मेरा कहने का मतलब है, बहुत लूज़ली डिपेंडेंट हो। तो ये सारी चीज़ें ही हम इस वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली। इसमें मैं अपना खुद का जो मेथड है लर्निंग का, वो मैं शेयर करने वाला हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को पढ़ता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं यार, ज़्यादा हो गई बकवास। तो आज हम देखेंगे सॉलिड प्रिंसिपल और ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और यूज हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर तुम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो तो जो मैंने की कंपोनेंट्स बनाए थे, मैनेजेबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए और भी जो चीज़ें होती है वो सब होने चाहिए। उसके लिए सॉलिड प्रिंसिपल का यूज करना ज़रूरी है। ठीक, तो इन्हें यूज कर सकते हो। कुछ कई लोगों ने मिलकर इस प्रिंसिपल को दिया है शायद से, और फिर ये कुल बना 5 रूल्स बने, जिसे कहते हैं सॉलिड प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, एस का मतलब, ओ का मतलब ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल का मतलब लीस्ट सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई का मतलब इंटरफेस सेपरेशन और डी का मतलब डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने यूएमएल डायग्राम में सिर्फ क्लास डायग्राम ही कवर किया और बाकी क्यों नहीं किया, तो देखो बाकी सब बहुत ही यूज केस स्पेसिफिक है। ठीक, तो इतना जल्द ज़्यादा ये सब पूछे भी नहीं जाते और इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंट था वो क्लास डायग्राम था, तो जो मैंने कवर कर दिया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसे पढ़ना चाहो तो मैं असल में इन सब का रेफरेंस या फिर एक कह सकते हैं एक डॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़, अगर यूट्यूब वगैरह पे तुम कंटेंट देखोगे इन सभी डायग्राम के रिलेटेड तो नहीं मिलेंगे, मतलब समझो ना कि बहुत लिमिटेड है। और लिमिटेड भी इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज केस नहीं, बहुत स्पेसिफिक यूज केस हैं इनके, इसी वजह से। तो मैं भी सोचा कि ना क्लास डायग्राम तो हो ही गया है, तो बाकी सारे स्किप किए जाएँ। जो मेन चीज़ है जैसे सॉलिड प्रिंसिपल्स हो गए और क्लीन आर्किटेक्चर हो गए, ये सारी चीज़ें कवर की जाएँ। और डिज़ाइन पैटर्न्स जो है हमारे 23 डिज़ाइन पैटर्न है, उन्हें भी कवर किए जाएँ। तो मैं यही सोचा, इसीलिए मैंने बाकी को स्किप किया और मैं आ गया सॉलिड प्रिंसिपल्स पे। हाँ, तो सॉलिड जो है ये कुल 5 प्रिंसिपल है। ठीक, तो देखो द सॉलिड प्रिंसिपल आर 5 एसेंशियल। और अगर ये सोच रहे हो कि मैंने अपना थोड़ा सा टेक्निक क्यों चेंज किया, मैं एक ब्लॉग पेज या एक आर्टिकल क्यों रीड कर रहा हूँ, तो सीधी बात है, मैंने जो बड़े बड़े कुछ यूट्यूबर्स को देखा, जैसे पीयूष गर्ग हो गए, इन लोगों को मैंने देखा, ये लोग भी आर्टिकल्स को रीड करते हैं ऑन द गो। और मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, सही बात तो ये है, क्योंकि मैंने भी देखा वो भी कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उससे मुझे भी अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं भी अपने वीडियो में इंक्लूड करूँ। और हाँ, इस वजह से मुझे जो डॉक्स लिखने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक बात है और कोई बात है नहीं। तो हाँ, चलो शुरू करते हैं। देखो, द सॉलिड प्रिंसिपल आर द 5 एसेंशियल गाइडलाइन टू एनहेंस द सॉफ्टवेयर डिजाइन मेकिंग कोड मेंटेनेबल एंड स्केलेबल। मैंने जैसा कहा कि ये जो सॉलिड प्रिंसिपल है, ये कुछ 5 प्रिंसिपल हैं जिन्हें मिला के हम अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ही मेंटेनेबल, स्केलेबल बना सकते हैं। ठीक, और अब देखते हैं सॉलिड प्रिंसिपल हेल्प यू टू इनहेंस लूज कपलिंग। हाँ, अब ये लूज कपलिंग क्या है, चलो देखते हैं लूज कपलिंग है। लूज कपलिंग मीन्स ग्रुप ऑफ द क्लास आर लेस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब ये सॉलिड प्रिंसिपल हमें हेल्प करते हैं ना, ताकि जो हमारे एक दो क्लास हो वो एक दूसरे पे बहुत ही लाइटली डिपेंडेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। इनका कहने का मतलब यही है। लूज कपलिंग हेल्प यू टू मेकिंग कोड मोर रीयूजेबल, मेंटेनेबल, फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल। मुझे नहीं लगता कि इसे किसी को बताने की ज़रूरत है। चलो अब इस बारे में बात करते हैं। Loose coupled classes minimize the changes in your code when some changes required uh, in other some in some other code। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमें कोड में कम चेंजेस करने पड़ते हैं जब सच में हमें किसी पार्ट में कोड के चेंज करने पड़ते हो। मुझे तो यही लग रहा है खैर इसका मतलब। तो चलो, तो पहले प्रिंसिपल से चालू करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सो दिस प्रिंसिपल, वैसे इस आर्टिकल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वैसे भी सर्च करोगे सॉलिड प्रिंसिपल गिग्स फॉर गिग्स तो तुम्हें मिल जाएगा। दिस प्रिंसिपल स्टेट
अ क्लास शुड ओनली हैव वन रीजन टू चेंज। इसका मतलब जानते हो क्या, एक क्लास के पास सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए कि उसे चेंज किया जाए, नहीं तो उसे चेंज मत करो। ठीक। अब देखते हैं, विच मीन्स एवरी क्लास शुड हैव सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिंगल जॉब और सिंगल पर्पस। In other word, a class should have only one job or purpose within the software system। देखो इसका कहने का मतलब है ना, अगर तुम्हारे पास कोई क्लास है, ठीक, तो उसका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, वो एक से ज़्यादा काम ना करे। मतलब इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो ब्रेड बेकर का दिया है। तो देखो ब्रेड बेकर, जो बेकर का काम है ब्रेड को बेक करना, ठीक, तो वो बस ब्रेड को बेक करेगा। और हाँ एक चीज़, ब्रेड को बेक करने से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो वो यहाँ पे इंक्लूड करेगा। चलो अब चैट जीपीटी के पास चलते हैं। मैं हमेशा ये पसंद करता हूँ कि मैं चैट जीपीटी से इस बारे में बात करूँ और उससे समझूँ। ठीक। और मैं तुम्हारे साथ मिल के भी यही करने वाला हूँ, क्योंकि समझो कि ये मेरा सीखने का तरीका है। ठीक। और मैं ऐसे ही सीखता हूँ। अब देखो, मैं जानता हूँ, अभी मैं तुम्हें दिखाऊँ, मैं क्लीन आर्किटेक्चर का समझ रहा था। तो मैं जो क्लीन आर्किटेक्चर रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं मैं पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन जब मुझे कुछ भी समझना होता है तो मैं जीपीटी के पास आता हूँ। क्योंकि देखो मेरे पास बताने वाला कोई नहीं है और समझाने वाला नहीं, तो सिर्फ यही है जो मेरे सवालों को समझ के उसका जवाब दे सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ और इसीलिए मैं इस यहाँ भी आया हूँ। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो यहाँ पे हम कहाँ थे, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एसआरपी पे। अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। देखा, ये लाइन यहाँ भी था और वही सेम लाइन जीपीटी भी बता रहा है। चलो देखते हैं। एक क्लास मॉड्यूल में सिर्फ एक ही काम करे और उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर क्लास मल्टीपल चीज़ें हैंडल करता है, जैसे बिजनेस लॉजिक भी कर देगा, डेटाबेस भी कर देगा, वैलिडेशन भी करेगा, तो टाइटली कपल्ड बन जाएगा और मेंटेनेंस मुश्किल होगा। समझे। और ऐसे ही कुछ चीज़ें हम क्लीन आर्किटेक्चर में भी बात करते हैं। हम सब कुछ एक अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं। इसके बाद मैं वही लाने वाला हूँ क्लीन आर्किटेक्चर। और क्लीन आर्किटेक्चर जब वीडियो आ जाएगा तो उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ यूआरएल शॉर्टनर, जो सॉलिड प्रिंसिपल और क्लीन आर्किटेक्चर पे बेस होगा। ठीक। और कुछ नहीं। और देखते हैं बैड एग्जांपल में, देखते हैं क्या हो सकता है। अगर देखो यूजर क्रिएट सर्विस है, ये सर्विसेज असल में तुम जाओगे तो यूज केस वगैरह में सर्विसेज आते हैं जब क्लीन आर्किटेक्चर देखोगे। तो क्रिएट यूज़र, ठीक है, चलो इसका काम यूज़र क्रिएट करना है। और ये देखो इंसर्ट भी कर दिया डेटाबेस में, चलो ठीक है, ये गलत हो गया। और ये क्या कर दिया, ये सेंड भी कर दिया वेलकम मैसेज, तो इसने ये भी कर दिया। मतलब देखो इसने कई काम, इसने कितने तीन काम किए। ईमेल को वैलिडेट किया और डेटाबेस में इंसर्ट भी कर दिया यूज़र को, और साथ ही साथ इसने मेल भी सेंड कर दिया यूज़र को। तो अब ये देखो एकदम गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या होता, देखो यूज़र वैलिडेटर का काम है, देखो इसको जो तीन पार्ट में डिवाइड करो, यूजर सर्विस है तो एक यूज़र वैलिडेटर क्लास बनाओ। हाँ, तो देखो यूज़र वैलिडेटर का क्लास अलग बन रहा है और एक यूज़र रेपोजिटरी है जिसका काम है सेव करना। और यहाँ पे एक मेल सर्विस अलग से है जो कि एक यूज केस ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये कि यूज केस है जो ये सारे काम कर रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अब एक यूजर सर्विस बन रहा है जिसका काम है ये जो सारे जिसका काम है ये जो सारे क्लास बने हैं उसको एक क्लास में ये कंबाइन कर रहा है। ठीक है। और कंबाइन करने के बाद ये उसे एज आ, देख रहे हो, पैरामीटर ले रहा है जिसमें वैलिडेटर ले रहा है, रेपो ले रहा है और फिर एक मेलर ले रहा है। ठीक। और फिर क्या कर रहा है, बस उससे कॉल कर रहा है। अच्छा तुम एक चीज़ अगर ध्यान दो तो जो काम यहाँ हो रहा था वो असल में यहाँ भी हो रहा है। लेकिन जानते हो क्या बात है, अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है ना, अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है तो हाँ तुम्हें यहाँ नहीं, जैसे मान लो अगर तुम्हें मेल सर्विस कुछ में से कुछ चेंज करना है तो तुम सिर्फ मेल सर्विस को छेड़ोगे, बस उतने ही छेड़ोगे। तुम्हें ना तो ये छेड़ने पड़ेंगे ना तो ये छेड़ने पड़ेंगे। और हाँ इसमें जो टाइप है वो भी प्रॉब्लम है। अगर तुम ये नाम नहीं बदलते हो कभी भी, तो मतलब इस मेथड का नाम बदलते नहीं हो, तो तुम्हें कभी भी यहाँ से चेंज नहीं करना पड़ेगा। समझो इस बात को, क्योंकि जब ये जो टाइप तुम देते हो तब टाइपस्क्रिप्ट को ये पता होता है कि इसके अंदर क्या है और कौन कौन सा मेथड है। देखो ये रहे। और अगर तुम क्लीन आर्किटेक्चर पर जाते हो तो तुम्हें इंटरफेसेस डिफ़ाइन करने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो उसे हम रेपोजिटरी बोलते हैं यार, इन उसके टर्म में तो सही रहता है। रेपोजिटरी अलग रखो, इंटरफेसेस अलग रहे। रेपोजिटरी में हम कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन करने का काम करते हैं। तो ऐसा कुछ है। मैं आगे उसको कवर करूँगा क्योंकि
वो तो कवर करना ज़रूरी है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से काम होता है। और अब अगला क्या है, चलो देखते हैं। और इन्होंने जो लिया है एग्जाम्पल, वो क्या लिया है? इन्होंने लिया है ब्रेड बेकर जो ब्रेड को बेक करता है, इन्वेंट्री मैनेजर जो इन्वेंट्री को मैनेज करता है, और ऑर्डर सप्लाई करने वाला जो ऑर्डर सप्लायर है, कस्टमर सर्विस, और ये क्लीन बेकर। अब इन्होंने इसे इस काम किया, इन्होंने आपस में इसको यहाँ पे कॉल कर रखा है। पर असल में जो जीपीटी का दिया एग्जाम्पल है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रियल लाइफ यूज केस में आता है। हम दोनों को अलग, अब इसको चाहो तो तुम एक फ़ंक्शन बना भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो फंक्शन बनाना तुम्हारी मर्ज़ी, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा फंक्शन बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसे एज अ फंक्शन बनाते हो तो तुम उसको एक सही तरीके से यहाँ पे टाइप में बाइंड नहीं कर सकते हो, जिस तरीके से यहाँ हम बाइंड कर पाते हैं। मतलब एक थ्रू आउट द टाइप सेफ्टी जो सारी मिलती है ना, वो नहीं मिलती है। और जो इनहेरिटेंस वगैरह है, और जो हैज़ और रिलेशन है, वो सब, तो वो सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती है फंक्शन लेवल पे। तो इसीलिए मैं भी रिकमेंड करूँगा कि देखो क्लास बेस ही जाओ। अच्छे जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो क्लास बेस पे ही बनते हैं। और अगर तुमने कुछ ओपन सोर्स रिपोर्ट्स पढ़े हों ऑनलाइन, जैसे मैंने पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं पढ़े हैं लेकिन अच्छे खासे पढ़े हैं। जैसे क्लग का अल्टरनेटिव, ओपन सोर्स अल्टरनेटिव है स्टैक ऑथ, पता नहीं तुम इस बारे में जानते हो कि नहीं। स्टैक ऑथ मैं ऐसे देख रहा था, मतलब ज़्यादा तो मेरे समझ में नहीं आया था। लेकिन ये है, मेरे इतना देखा था कि ये उस पे बना है, मतलब इसमें ज़्यादातर मिक्स चीज़ें यूज हो रही हैं। मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसमें कुछ सॉलिड प्रिंसिपल जैसी कुछ फॉलो हो रही हैं। देखो मैं दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पूरी तरह से चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स था और उतना टाइम भी नहीं था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शायद से इसमें नहीं है ऐसा कुछ। तो ऐसा ज़रूरी भी देखो नहीं है कि तुम यूज ही करो, वो ऐसा ज़रूरी भी, मतलब उसमें यूज करना ज़रूरी भी नहीं, लेकिन यूज करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगी। क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे उन्होंने मुझसे असल में ये जो तुम देख रहे हो ना, यही करने को कहा था यहाँ पे। हाँ हाँ, ये बात सच है, उन्होंने यही करने को कहा था। और वो कंपनी का मैं नाम ना लेने वाला हूँ, लेकिन असल में करना यही था। और सही बात तो ये, मैं कर नहीं पाया था उस समय, क्योंकि मुझे उस समय जानकारी नहीं थी। पर अभी तो है। कोई बात नहीं, उसको जाने दो। और यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, बेकर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली है ब्रेड को बेक करना। और दिस क्लास फोकस ऑन इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द ब्रेड विदाउट बीइंग द बर्न बाय द टास्क। मतलब ढेर सारे टास्क डाल दोगे तो खुद ही परेशान हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। और इन्वेंट्री मैनेजर क्लास हैंडल द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इंश्योर द बेकर हैज़ द राइट इंग्रेडिएंट एंड सप्लाइड अवेलेबल। और यहाँ पे क्या है, सप्लाई ऑर्डर क्लास मैनेजेस द ऑर्डर सप्लाई एंड बेकर। अब फलाना ढिमकाना जाने दो। अब हम देखते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो अब ये क्या देगा, दिस प्रिंसिपल स्टेट द सॉफ्टवेयर एंटिटी क्लास मॉड्यूल फंक्शन शुड हैव ओपन एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका क्या मतलब है? देखो कोई भी क्लास फंक्शन या मॉड्यूल, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे मॉड्यूल से क्या मतलब है, लेकिन क्लास और फंक्शन, अगर कोई क्लास या फंक्शन है तो वो उसमें उसको अगर एक्सपैंड करना हो, उसके फीचर्स बढ़ाने हो तो ठीक है, ओके कर दो। लेकिन उसको मॉडिफिकेशन करना हो, जो पहले था उससे कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो वो नहीं कर सकते, वो उसके लिए क्लोज है। मतलब ये एक रूल है जो तुम्हें फॉलो करना है, ना कि कोड को। which means you should be able to extend your class behavior without modifying it। तो ये जो होता है इनहेरिटेंस से होता है, लेकिन चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट अंडरस्टैंड द ओपन क्लोज प्रिंसिपल विथ एन एग्जाम्पल। ठीक, इमेजिन यू हैव अ क्लास कॉल्ड पेमेंट प्रोसेसर that process the payment for online store। The initially the payment processor class support only processing the payment using the credit card। However, if you want to extend the functionality to also support the processing payments using PayPal। अब क्या है, तो इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोसेस। अच्छा हाँ, मैं समझाना बोला। देखो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक क्लास था पेमेंट प्रोसेसर, जो शुरू में उसका पर्पज़ ये था कि वो पेमेंट को प्रोसेस करता था, लेकिन सिर्फ एक ही पेमेंट प्रोसेसिंग था, मतलब एक ही पेमेंट मेथड था, वो था क्रेडिट कार्ड। और अब तुम ये चाहते हो कि नहीं, अब हम पेपैल की भी फंक्शनैलिटी डालें। तो वही कह रहा है कि अब वो कैसे करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द पेमेंट प्रोसेसर class to support the PayPal, you can create a new class PayPal payment processor that extend the payment processor and class। This way the payment processor class remains closed
फॉर द मॉडिफिकेशन बट ओपन फॉर द एक्सटेंशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब तुम पेमेंट प्रोसेसर को तो मॉडिफाई करना प्रोहिबिटेड है, मतलब वो नहीं कर सकते। तो अब लेकिन तुम्हें पेपाल तो सपोर्ट करनी ही, तो कैसे करोगे? तो तुम सीधा एक क्लास बनाओ ये वाली, पेमेंट प्रोसेसर, पेपाल पेमेंट प्रोसेसर, और उसमें जो तुम्हारा वो था पेमेंट उसको एक्सटेंड करो पहले से जो था, और उसे ओवरराइड कर दो, समझे? तो उसको ओवरराइड कर दो, और ओवरराइड कर दोगे तो तुम्हारा जो चिल्ड्रन होगा वही कॉल होगा, ना कि ये कॉल होगा। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो कर सकते। यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है कि पेमेंट प्रोसेसर और प्रोसेस पेमेंट, फिर उस पर एरर थ्रो करो, और फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेसर और उस पर ये सब करो। मतलब देखो एरर थ्रो करना मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता है करना। और जीपीटी का देखते हैं उसने क्या कहा था, देखो ओपन क्लोज प्रिंसिपल OCP, सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बस क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। आपको एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए नए फीचर्स ऐड करने के लिए, बल्कि एक्सटेंड करना चाहिए, और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करो। ठीक, देखो बैड क्या है, यहाँ पे देखो क्या फंक्शन कैलकुलेट डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या डिस्काउंट को कैलकुलेट करने को कह रहा है, और फिर ये सारी चीज़ें करो, और उसके बाद चेक करो पर प्रीमियम और रेगुलर और गोल्ड, और उस हिसाब से कंडीशनली उसे चेक करो। पर गुड क्या है, और देखते हैं। एक इंटरफेस बनाओ, जो कि मैं कहा था, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। और यहाँ इस केस में इन्होंने एरर थ्रो किया। अब देखो एरर थ्रो करने के पीछे कारण भी है इनका, सीधी सीधी बात है। तो जावा स्क्रिप्ट में देखो इंटरफेसेस वगैरह होते नहीं है, तो जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं की जा सकती है। और मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्ट क्लास जावा स्क्रिप्ट में भी नहीं होता, वो टाइप स्क्रिप्ट का फीचर। एक मिनट, जहाँ तक ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आर नॉट नेटिवली अवेलेबल इन जावा स्क्रिप्ट। हाँ, तो इसे टाइप स्क्रिप्ट की मदद से ही तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हाँ मैं सही था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एरर थ्रो किया है। तो यही रीज़न था, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, और जावा स्क्रिप्ट नेटिवली ऐसा कोई फीचर नहीं। पर तुम्हें पता है हमारा जो ओप्स कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो तुमने अगर देखा है नंबर 2 वाली, तो हमने इंटरफेस भी यूज किया है और हमने एब्स्ट्रैक्ट भी यूज किया। क्यों? क्योंकि वो करता है और ये करता है, वो हम नहीं करते। वो मतलब वो जावा स्क्रिप्ट नहीं करता, वो टाइप स्क्रिप्ट का खुद का फीचर है। तो खैर वो तो जावा स्क्रिप्ट से पॉसिबल नहीं है। अगर तुम जावा स्क्रिप्ट वाले हो तो भूल जाओ सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखो एक इंटरफेस हमने डिफ़ाइन किया, और अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है हमारा। ठीक, एक इंटरफेस डिफ़ाइन करने के बाद ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें हम अप्लाई करते हैं और प्राइस देते हैं और नंबर रिटर्न करते हैं। मतलब कुल मिलाकर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया इस डिस्काउंट के साथ। मतलब इसमें हम अप्लाई देंगे, जो तुम कह रहे हो वो हिस्सा ही डिफाइन करेंगे। मतलब तुम्हारा जो ब्लूप्रिंट है हम उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो रेगुलर डिस्काउंट, ओके ठीक है, रेगुलर एक्सटेंड करते हैं, इम्प्लीमेंट डिस्काउंट एंड अप्लाई। और ये जो भी इनका था उस तरह से इन्होंने अप्लाई कर दिया। यही यार 9/100 9% का डिस्काउंट है। और रेगुलर डिस्काउंट में 9% डिस्काउंट है। इन्होंने मेथड डिफाइन किया, और तो ये देखो इसे मॉडिफाई नहीं करना पड़ा। हम फिर उसके बाद प्रीमियम है, हमने कुछ मॉडिफाई नहीं किया, कुछ कंडीशन नहीं लगाया। अब हमने उसे एक मिनट रुकना, ये सच में हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और फिर उसमें शायद मैंने वो गलत समझ लिया था कि परसेंटेज में कितने डिस्काउंट है। खैर जाने दो उसे। तो प्रीमियम वालों के लिए थोड़ा अलग है, और गोल्ड वालों के लिए फिर अलग तरीके का डिस्काउंट है। और फिर हम उसमें फ़ाइनल करते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में देखो क्या है, डिस्काउंट हम डायरेक्ट ये पास करेंगे, इंटरफेस पास करेंगे। पर हम पास करेंगे इंटरफेस, लेकिन हम इनमें से किसी भी क्लास का इंस्टेंस पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया है। तो जो भी ये मेथड तुमसे कहेगा डालने को, तुम्हें वो डालना ही पड़ेगा। नहीं डालोगे तो एरर आएगा, सीधी बात। और हाँ, अगर तुमने इसने जो मेथड कहा है वो तुम डाले हो, तो इसको बस एक्सपेक्टेड है कि यही मेथड इस क्लास में होना चाहिए। तो जब भी तुम किसी भी क्लास का अगर तुम इंस्टेंस यहाँ पे पास करोगे, तो वो अप्लाई मेथड इसके अंदर होगा और वो कॉल करेगा। और जो भी मेथड उसके अंदर तुमने लिखा होगा, मतलब उसके डेफिनेशन में जो भी तुमने डिफाइन किया होगा, वो चल जाएगा। तो यहाँ पे एरर्स नहीं आने हैं। ये होता है इनहेरिटेंस का फीचर। अब तुम फंक्शन के साथ ये कर सकते हो, तो मुझे बताओ। मुझे नहीं पता कि फंक्शन के साथ तुम ये कैसे करोगे, मेरे जानकारी में तो नहीं है। पर शायद ऐसा पॉसिबल भी हो। खैर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं फंक्शन इस सब काम के लिए नहीं यूज करना चाहता। और देखो प्राइस है, और तुम्हें प्राइस तो पास करना पड़ेगा ना। अप्लाई में देखोगे तो प्राइस है, जो पैरामीटर ले रहा है, तो तुम्हें वो देना पड़ेगा। और ये अब तुम समझे, हमने किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं किया। हमें अगर पहले रेगुलर हमारा चल रहा था,
मतलब समझो कि हमारे पास रेगुलर चल रहा था डिस्काउंट सिस्टम, और अभी नया डिस्काउंट हमने दो इंट्रोड्यूस किया, प्रीमियम एंड गोल्ड डिस्काउंट। तो हमें इसको कंडीशनली नहीं लगाना है, ना कि इसमें से चलो चेंज करें मेथड, चेंज करें रेगुलर डिस्काउंट अप्लाई, फिर एक कॉमा लगाए, एक और मेथड लगा दिए प्रीमियम डिस्काउंट अप्लाई, गोल्ड डिस्काउंट अप्लाई, ना ऐसा हमने नहीं किया। हमने एक मेथड डिफ़ाइन किया और उसके जिसका कॉन्ट्रैक्ट था हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन किया इसके साथ, इंटरफेस के साथ, और अपना अपना लॉजिक सब में डाल बाइंड कर दिया। और हमें जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पे इंस्टेंस हम पास कर सकते हैं। ऐसे समझो कि कॉन्स्ट गोल्ड डिस्काउंट इक्वल टू न्यू और गोल्ड डिस्काउंट, और अगर हम उस न्यू गोल्ड डिस्काउंट यहाँ पास करेंगे तो वो चला जाएगा। ठीक है। अब लीसॉक सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, अब देखते हैं ये क्या है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे, और हाँ अगर तुम्हें यहाँ पे इसे करना होगा तो कैसे करोगे, पेमेंट प्रोसेस और पेमेंट प्रोसेस को। तो देखो तुम ऐसे करोगे, तो पेमेंट प्रोसेसर नाम का तुम एक इंटरफेस बनाओ, ठीक। और उसके अंदर प्रोसेस पेमेंट नाम का एक तुम मतलब पता नहीं उसे क्या कहेंगे इंटरफेस के अंदर, पर वो डिफ़ाइन करो जो ये लेगा। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न तो अमाउंट ही करेगा, शायद कुछ भी करे, प्रोसेस करे या वॉइड करे, जो भी करे तो उसको वॉइड करो। और फिर उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो तुम क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर के अंदर और पेपाल प्रोसेसर के अंदर, और फिर उसको तुम यूज कर सकते हो। तो कुछ इसी प्रकार से। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो इस क्लास को लिया, इस क्लास पे तुम कॉल करोगे तो तुम्हें एरर आ जाएगा, तो तुम्हें इसे एक्सटेंड करना होगा और फिर इसके मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा। ओवरराइट करोगे तो तुम्हें पता है चिल्ड्रन में तुम वही नाम का मेथड बनाते हो, तो तुम्हारा चिल्ड्रन का मेथड कॉल होगा ना कि पेरेंट का, तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक। तुमने मेरा ओप्स का वीडियो देखा होगा तो उसमें पता होगा कि मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग क्या भला है। ठीक है, तो अब आ जाओ नीचे आते हैं। हाँ, यूसेज में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो असल में ये देखो, पेमेंट प्रोसेसर में इन्होंने प्रोसेसर लिखा है, प्रोसेस, अच्छा ये टाइप स्क्रिप्ट नहीं है तो छोड़ो, जाने दो उसे। अब क्या है, नंबर 3, लीसॉक सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस बाय द बारबारा लीसॉक इन 1987, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल a derived children class must have substitution of their base over parent class. The class this parent ensure that every class this principle ensure that any class is the child of the parent should be unstable in place of parent without any unexpected behavior. अरे यार ये क्या लिख दिया इन्होंने, छोड़ जाने तो। ये क्या था मेरे खुद नहीं समझा, लेकिन देखो इनका बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे मेन चीज़ तो ये है, अ डिराइव्ड व चिल्ड्रन क्लास मस्ट बी सब्स्टिट्यूशबल फॉर देयर बेस वर पेरेंट क्लासेस। मतलब यूँ समझो कि तुमने अगर कोई पेरेंट क्लास है और उसका कोई तुमने चिल्ड्रन क्लास बनाया, तो अगर जहाँ पे तुम उस पेरेंट क्लास का यूज कर सकते हो वहाँ पे तुम उसके चिल्ड्रन क्लास का भी यूज कर सकते हो। समझे, मतलब दोनों रिप्लेसेबल होते हैं। तो जैसा कि तुमने अभी खुद ही यहाँ देखा, हाँ, इसे तुम एक पेरेंट क्लास समझ सकते हो, ये उन्हीं के साथ उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक, तो ये उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास का रेफरेंस दिया था। ठीक, वो जो था ये इंटरफेस। इसे तुम अब्स्ट्रैक्ट, तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है कि तुम इसे क्लास क्यों बोल रहे हो, तो एक काम करो, तुम इंटरफेस हटा के इसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, बात तो फिर सेम पड़ेगी ना। तो इसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लो, तुम्हारे समझ में सारी चीज़ें आने लगेंगी। ठीक, तो अब्स्ट्रैक्ट समझो कि अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये कोई क्लास नहीं है, मतलब कोई इंटरफेस नहीं। तो तुम इसका रेफरेंस यहाँ दिए हो और फिर उसके अंदर तुम इन तीनों में से कुछ भी पास करा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो वहाँ है वो यहाँ पे है, और ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूशेबल है। मतलब अगर जहाँ तुम पेरेंट यूज़ करते हो वहाँ चिल्ड्रन यूज़ कर सकते हो, तो सेम चीज़ वो यहाँ भी हो रहा है हमारे इस ओपन क्लोज प्रिंसिपल में। लेकिन चलो हम इसके आगे देखते हैं, पहले हम फॉर गीक्स वाला एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम जीपीटी का देखेंगे। तो देखो इन्होंने क्या कहा, ये रहने दो यार, इनका बहुत कॉम्प्लेक्स है ये वाला, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम जीपीटी का देखते हैं। हाँ, लीसॉक सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, सब क्लास शुड बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर देयर बेस क्लास। देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई सब क्लास बनाया है पेरेंट क्लास से, तो उससे उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, पेरेंट एक्सपेक्टेड नहीं है बिना कोड तोड़े। तो देखो बैड क्या है, बर्ड है, क्लास है, फ्लाई करता है, ठीक है, और पिजन है, अब वो फ्लाई नहीं करता है, एरर है। तो अगर तुम बर्ड क्लास का कहीं तुमने दिया है, और मतलब मेरा कहने बर्ड क्लास का कहीं रेफरेंस दिया और तुमने उसमें पिजन कर दिया पास, तो एरर आ जाएगा।
क्योंकि यार पिजन उड़ नहीं सकता ना, इसीलिए। अब यहाँ पे देखो क्या करना चाहिए, पिजन ने पेरेंट का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, क्योंकि पेरेंट बर्ड था और बर्ड चाहता था उड़े, पर यहाँ पे उसने उड़ना ही छोड़ दिया, उड़ने ही नहीं दिया। तो अब देखो इसका सही क्या हो सकता है। अब बर्ड यहाँ पे एक अब्स्ट्रैक्ट है, क्या वो मूव कर सकता है? ठीक है, चेक करो कि मूव करता है, और स्पैरो है तो मूव करने के लिए उड़ेगा, पिजन है तो मूव करने के लिए तैरेगा। तो मतलब समझो ना कि चाहे उड़ना हो चाहे जो करना हो, लेकिन वो मूव करना हुआ ना। अब मूव करने की डेफिनेशन हर जो एनिमल है उसके लिए अलग हो सकती है। अब तुम्हारा मूव करने का मतलब होता है तुम दौड़ो चाहे चलो मूव तो कर रहे हो ना। तो ऐसे ही बर्ड के लिए यहाँ पे समझो कि चाहे तुम उड़ो चाहे चलो चाहे स्विम करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम मूव तो कर रहे हो ना। तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तुम्हें पता ही होगा। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफ़ाइन किया गया, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ ब्लूप्रिंट है मूव का, कैसे मूव करेगा नहीं पता। तो जो भी पेरेंट मतलब जो भी चाइल्ड इसे एक्सटेंड करेगा वो इसका डेफिनेशन देगा। जैसे स्पैरो है भाई, वो उड़ेगा तो वो कह रहा है मैं उड़ रहा हूँ, ठीक। और पिजन है वो इसको एक्सटेंड किया है तो वो स्विम कर रहा है। तो देखो इसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, जो यहाँ था वो है और एरर नहीं है। अगर तुम अब बर्ड का रेफरेंस यहाँ पे दोगे और बर्ड के अंदर तुम स्पैरो या पिजन पास करोगे तो वो काम करेगा। मुझे लगता है हो सकता है ये चीज़ तुम लोग को ना समझ में आई हो, ये वाला चीज़। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करो, इसके और भी एग्जाम्पल बनवाता हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ। ठीक है हाँ हाँ हाँ, ये मुझसे ऐसे ही बात करता है, परफेक्ट भाई, छोड़ो जाने दो। और यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे रेड ट्रायंगल वाला इसने उठा दिया। चलो कोई बात नहीं, उठा दिया तो हम देख लेंगे। रेड ट्रायंगल है, क्लास है, विड्थ हाइट है, विड्थ हाइट, चलो विड्थ है, और सेट हाइट है, और सेट हाइट विड्थ है, और एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन अब बात जब आती है स्क्वायर के केस में, तो फिर एक्सटेंड करोगे तो फिर उसे ओवरराइड वगैरह करोगे। चलो ठीक है, हो गया। और क्या है, अब तुम इसको रिप्लेस करके पास करा सकते हो, लेकिन ये होगा नहीं। तो चलो सही तरीका देखते हैं। क्या सही तरीका, हमने एक शेप बताया और हमें क्या चाहिए, गेट एरिया चाहिए, और हम उस शेप को एक्सटेंड किए रेक्टेंगल के साथ, और फिर कंस्ट्रक्टर में विड्थ हाइट हमने पास किया और ये उसे मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। और वही सेम चीज़ जब हम स्क्वायर के साथ करते हैं तो स्क्वायर साइड लेगा, क्योंकि भाई चारों साइड सेम होते हैं। और जब तुम गेट एरिया करोगे तो साइड इंटू साइड करके तुम्हें दे देगा एरिया। हाँ, तो ये काम था इसका, सेफ से आसानी से हो गया। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास लो चाहे इंटरफेस लो, बात सेम ही पड़ता है। क्योंकि देखो अगर तुम जावा और सी प्लस प्लस में जाओगे, तो जावा में इंटरफेस होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास शायद उसमें नहीं होता, लेकिन सी प्लस प्लस में शायद इंटरफेस होता है। इंटरफेस नहीं होता, अब्स्ट्रैक्ट होता है, मुझे पता नहीं है। बस ऐसा मैंने कुछ सुना था। मैं क्योंकि मैंने भी तो कहीं से पढ़ा होगा, तो ये बात है। और क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर रेक्टेंगल है। अब इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें सेट हाइट सेट विड्थ कर रहे हैं, ठीक है, और फिर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर स्क्वायर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, सेट विड्थ सेट हाइट को, फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे। और इसमें देखो एरिया हमने पास ही नहीं किया है, जिसकी वजह से जब हम इसका एरिया चेक गेट करने का कोशिश करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा ही नहीं। तो ये भी एक बात है। इसीलिए इसे हम कहते हैं ये सही चीज़ नहीं है। जो सही है वो ये है, ऐसा नहीं है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे तुम गेट एरिया यहाँ डिफ़ाइन कर दो तो हाँ ये रिप्लेसेबल कह सकते हो, एक प्रकार से हो जाएगा। पर असल में ये तुम्हें फोर्स नहीं करेगा ना, क्योंकि जब तुम एक्सटेंड करोगे तो मेथड को ओवरराइड करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करेगा टाइपस्क्रिप्ट। तो तुम चाहते हो कि तुम्हें फोर्स करे, और मतलब टाइपस्क्रिप्ट तुमसे खुद कहेगा यार कि तुम ये जो रूल है ना इसे ब्रेक मत करो, इस लिवसॉक रूल को ब्रेक मत करो। तो तभी हो पाएगा जब तुम कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करोगे। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इस केस में तुम ओवरराइड करो चाहे मत करो, बात एक ही पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हमने जब कॉन्ट्रैक्ट सेफ से डिफाइन किया तो हमें गेट एरिया तो कराना ही कराना पड़ेगा। तो गेट एरिया मिला, तो अगर हम कहीं सेफ बता रहे हैं तो हम वहाँ पे एरिया दे सकते हैं, और ये रिप्लेसेबल है चिल्ड्रन के साथ भी। ओके, सो अब हमारा फोर्थ है, ठीक, इंटरफेस सेपरेशन प्रिंसिपल। तो चलो देखते हैं ये क्या है। This principle is the first principle that apply on an interface instead of classes. Okay, देखते हैं क्या है। In solid and its similar single responsibility principle, it state do not force any client to implement an interface which is irrelevant to them. चलो अब देखते हैं क्या है। ये मतलब ये कुल मिला जुला के कह रहा है हाँ, मतलब समझो कि अभी मैं बता दूं क्या कर ये कह रहा है। ये एक ऐसा रूल है जो क्लास में इंटरफेसेस पे अप्लाई होते हैं।
और ये क्या कह रहा है, और इसका जो कोर चीज़ जो कहता है, डू नॉट फोर्स एनी क्लाइंट है, मतलब जो भी इसे यूज करेगा, एक्सटेंड करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, अब्स्ट्रैक्ट है तो एक्सटेंड इम्प्लीमेंट और तो उसे फोर्स मत करो, जो अगर इरेलेवेंट है तो फोर्स मत करो। सो हियर योर मेन गोल is to focus on the avoiding the interface and giving to many small client specific interfaces। तो मतलब तुम छोटे छोटे क्लाइंट स्पेसिफिक इंटरफेसेस बनाओ, लेकिन एक दूसरे को फोर्स मत करो। जैसे कि तुम्हारे पास कोई क्लास है जिससे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उसको तुम झूठे फोर्स मत करो कि तुम उसे बनाओ ही बनाओ, उसे तुम स्किप करवा दो। और उसके लिए इससे अच्छा होगा कि छोटे छोटे कई इंटरफेसेस बनाओ और फिर उन इंटरफेसेस को उस क्लास में एक्सटेंड करो, ताकि जो जो मेथड्स जिस क्लास को बनानी है वो वही बनाए, उससे ज़्यादा ना बनाए। तो यही कहने का मतलब है, यू शुड प्रीफर मेनी क्लाइंट इंटरफेसेस रादर देन द वन जनरल। मतलब जैसे ना हम रिएक्ट कंपोनेंट में करते हैं, कुछ कंपोनेंट को अलग अलग बनाने के बजाय हम एक ही सारे में इतनी एलशिप लगा लगा के उसे इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि सोचते हैं कि बस करो हमने एक मास्टर कंपोनेंट बना दिया और फिर अब हम इसी का यूज करेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखो क्या है, हम इसका एग्जांपल नहीं देखेंगे, हम जेपीटी का देखेंगे। एक बार हम इसे फिर से पढ़ेंगे। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, ठीक है। क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड अपॉन द इंटरफेसेस दे डू नॉट यूज़। अब देखो क्या है, इंटरफेस या कॉन्ट्रैक्ट छोटे और फोर्स होने चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए, नॉट फोर्स। मैंने कहा ना कि छोटे छोटे इंटरफेसेस में उसे डिवाइड कर दो और फिर उसको यूज करो, ना कि क्लासेस को फोर्स करो कि अननेसेसरी मेथड्स बनाई जाए, ना कि ह्यूज इंटरफेस जो सब कुछ कर सकती हो। और यहाँ पे देख लो वर्कर, अभी वर्कर के अंदर वर्क भी करेगा और खाना भी खाएगा, ठीक है। अब हम रोबोट है, रोबोट वर्कर है, ठीक है। लेकिन तुमने वर्कर तो ठीक है भाई, वो वर्किंग तो करेगा, लेकिन क्या खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो वो एरर तुमने यहाँ थ्रो कर दिया, तो रोबोट डोंट ईट। अब देखो यहाँ पे इसका अच्छा होता है कि दो इंटरफेसेस बना लो, एक क्या वो काम करता है और क्या वो खाना खाता है। तो अब तुम इस तरह से एक साथ मल्टीपल भी इनहेरिट कर सकते हो, मतलब मेरा मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मल्टीपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हो। तो ह्यूमन खाएगा भी और काम भी करेगा, लेकिन बात जब रोबोट्स की आएगी तो रोबोट सिर्फ काम करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तुम यहाँ पे एक बना दो इंटरफेस चार्जेबल नाम का, तो तुम उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। हाँ हाँ भाई, रोबोट तो चार्ज होंगे ना, ये चार्जेबल होंगे। तो ये बात है, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिक जो रूल था वो यही था। मेरे ख्याल से 4 कवर हो गए हैं, अब 5वां बाकी है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। चलो देखते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या है। DIP इज़ द प्रिंसिपल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इसमें क्या है, हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल, बोथ शुड डिपेंड ऑन द अब्स्ट्रैक्ट्स। हाँ, तो चैट जीपीटी पे हम देखते क्या है, ये कह रहा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल डिपेंड ऑन द अब्स्ट्रैक्शन नॉट ऑन कॉन्सरेशंस। हाँ, शायद कॉन्सरेशन से लिखा है। तो ये देखो क्या कहते हैं, हाई लेवल मॉड्यूल्स बिजनेस लॉजिक्स वो लो लेवल डिटेल्स पर डिपेंड ना करें, जैसे कि डेटाबेसेस, ईमेल्स, लॉगर पर डिपेंड ना करें, पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करना चाहिए। इंस्टेड दोनों इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू इंटरेक्ट करने चाहिए। अब देखो क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये वाला प्रिंसिपल डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, ये जो हमारा क्लीन आर्किटेक्चर उसमें बहुत ही धड़ल्ले से यूज होता है, ठीक। और ये सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब तुम एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ कनेक्ट करोगे ना, तो तुम्हें इंटरफेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे वो इंटरफेस ही है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाती हैं। तो आओ देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक है, एक बैड एग्जांपल है। एक यूजर सर्विस है जो क्या कहता है, डेटाबेस में सेव करा दे रहा है और साथ में यूज़र को गेट कर रहा है यहीं से फाइंड db.find से। चलो ठीक है, समझ गई। लेकिन देखो ये गलत है। अब गलत क्यों, आओ देखते हैं कैसे सही करते हैं इसे। तो इसे एक डेटाबेस नाम का हम इंटरफेस बना रखे हैं, और फिर डेटाबेस में ये क्या है, एक इंटरफेस है जो फाइंड करता है। अब फाइंड करते कहाँ से करता है, मोंगोडीबी से कर रहा है कि पोस्टग्रेस से कर रहा है कि माई सीक्वल की सिक्वलाइट, पता नहीं, बस कर रहा है, कहीं से तो कर रहा है। और जब इसका हम कहीं पे वो डिफाइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तब हम उसमें देंगे जैसे मोंगोडीबी है तो मोंगोडीबी से फाइंड करना है। चलो अच्छा ठीक है, ये फाइंड हो रहा है, चलो ठीक है, फाइंड कर रहे हैं। अब इसे हाँ, अगर तुम अलग अलग तरीके से फाइंड करना है, यूज़र फाइंड करना है, तो यूज़र का अलग बना सकते हो, तो यूज़र में डिलीट
और उसके लिए फिर अलग एक बना सकते हो। फिर यूज़र एक डिलीट यूज़र क्लास है, एक अपडेट यूज़र क्लास है, फिर उसका एक मोंगो डीबी यूज़र सर्विस क्लास बना के उसको इम्प्लीमेंट कर उनको एक साथ कंबाइन कर सकते हो और सब कुछ एक कोर बना सकते हो। तो बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मोंगो डीबी इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस और फाइंड कर रहा है। अब ये मोंगो डीबी अपने तरीके से फाइंड कर, पोस्टग्रेस अपने तरीके से फाइंड कर। अब यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे ये जो यूजर सर्विस है उस वो बस उसे बस इंटरफेस का टाइप मिल रहा है, ठीक। मतलब हम इन दोनों में से डेटा, जो डेटाबेस है उसका एक इंटरफेस, यानी कह दो एक इंटरफेस बना के हम यूजर सर्विस को देंगे, ठीक। मतलब हम एक न्यू डिफाइम इसका, तो मैं तुम्हें यूज़ केस पक्का दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है दिखाना चाहिए। इसका सर्विस बनाएंगे और वहाँ पे हम पास करेंगे, और हमें ये पता है अगर हम ये डेटाबेस दे रहे हैं डीबी, तो डीबी के अंदर फाइंड जो मेथड है वो होगा, अब वो फाइंड करेगा। इसे देखो ये जो यूजर सर्विस है, ये सही बताऊँ तो ये डेटाबेस से इंडिपेंडेंट है। इसे नहीं पता कि डेटाबेस में क्या है और क्या हो रहा है। मतलब समझो कि अब्स्ट्रैक्शन पे काम हो रहा है, जो मैंने बात की थी। उसके 4 पिलर्स, अब्स्ट्रैक्शन, कंपोजिशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लासेस के। तो ये अब्स्ट्रैक्शन पे काम हो रहा है, इसे ये बस उसका यूज कर रहा है। मतलब समझो इन्वर्टर का स्विच है, दबा रहा है, इसे नहीं पता कि बाद में क्या होगा। तो बस ये गेट यूजर कर रहा है और इसे नहीं पता कि यूजर कहाँ से आ रहा है, कौन सा डेटाबेस है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस बस एब्स्ट्रैक्शन है इसके पास, वो ये उसे यूज कर रहा है। तो ये हमारा यहीं पे आके ख़त्म होता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसका यूज करके एग्जांपल दिखाओ, इसका यूज केस दिखाओ, इसका यूज केस दिखाओ। अब देखो, इसका यूज केस में, चलो इसने 2 इंटरफेस बनाया, एक फाइंड और एक सेव। चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं। मोंगोडीबी में इसने फाइंड करा दिया और सेव करा दिया, ये भी चलो ठीक है। और पोस्टग्रेस में भी सेम चीज़, इसने फाइंड करा दिया, सेव करा दिया। एक अलग ही दिख रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग फाइल में बना रहा है ये। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और फिर देखो एक यूजर सर्विस है, यूजर सर्विस के अंदर डेटाबेस ले रखा है जो जब टाइप इन जा रहा है। और फिर गेट प्रोफाइल में हम जब कर रहे हैं तो यूज़र यहाँ डीबी से निकाल रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है, फाइंड कर रहा है। और ठीक है, यहाँ पे हम इंस्टेंस पास करें, ध्यान रखना यहाँ पे इंस्टेंस पास कर रहे हैं, और रजिस्टर यूजर में हम सेव का इंस्टेंस पास करें। अब इसका यूज़ कैसे करना है देखो, हमने सारी सर्विसेज यहाँ पे है हमारे पास। और यहाँ पे देखो हम मोंगो डीबी यूज करना है, तो मोंगो डीबी ट्रू कर दिया, उस हिसाब से डिफाइन कर रहा है कि किसका इंस्टेंस बाहर डीबी के अंदर मोंगो डीबी का इंस्टेंस जाएगा कि पोस्टग्रेस का इंस्टेंस जाएगा। तो जो भी ट्रू होगा, मतलब जो हमारा बिजनेस लॉजिक होगा उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। और ये जो पूरा न्यू के बाद जो इंस्टेंस बनती है, न्यू के बाद वो इंस्टेंस यहाँ पे पास हो जाएगा और बाकी हमारा फंक्शन से कॉल कर देगा। हाँ तो हाँ, तो हमारा सॉलिड प्रिंसिपल्स ख़त्म होते हैं। मैंने सारे जो 5 होते हैं वो कवर कर दिए, और ये मैंने बहुत अच्छे से किए। मैंने जानते हो इसे उस अप्रोच से फॉलो किया है जिस अप्रोच से मैं खुद सीखता हूँ। मेरे पास सीखने का यही इकलौता अप्रोच है जिससे मैं सीखता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ यही शेयर किया जाए। तो ठीक है, अब अगले में वीडियो मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में। तो ठीक है, इंतज़ार करो अगले वीडियो का, कब तक डालता हूँ।